गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन 12th क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक आपके 12th क्लास में रहेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन से चैप्टर में कितने क्वेश्चन आएंगे, तो सब कुछ अपन डिस्कस करेंगे। तो आओ बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं आज 12th क्लास का पोर्शन। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, अगर मैं फोर्स के बारे में आपको डिस्कस करूं तो 11th क्लास में कुछ पोर्शन तो आप पढ़ चुके हो फोर्स के बारे में कि भाई फोर्स जो होते हैं 3 तरह के फोर्स होते हैं। एक होता है अपने पास में ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों, और दूसरे टाइप का बच्चों जो फोर्स होता है वो होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, और तीसरे टाइप का बच्चों जो फोर्स आता है वो फोर्स होता है अपने पास में न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो फोर्स को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। एक आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा आपका इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, और तीसरे टाइप का आपका जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स को भी आगे जाके अपन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है बच्चों, और एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो देखो बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आप डीपली 11th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, डेरिवेशन, न्यूटन लॉ, एवरीथिंग आप पढ़ चुके हो उसको 11th क्लास में। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, तो बच्चों कुछ टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो हैं, जैसे टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एक्सेट्रा। ठीक है भाई, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, और भी बहुत सारे जो फोर्स हैं इनको भी आप डिस्कस कर चुके हो 11th क्लास में। दूसरे टाइप का जो फोर्स आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको अपन कूलॉम फोर्स भी बोलते हैं, और मैग्नेटिक फोर्स, तो बच्चों ये हमको पढ़ना है हमारी 12th क्लास में। 12th क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे हम क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसकी कंडीशन, इसकी एप्लीकेशन, ठीक है, कहाँ अप्लाई होगा कहाँ नहीं होगा, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। मैग्नेटिक फोर्स भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, सब कुछ रहेगा हमारा 11th क्लास का। ठीक है, उसके बाद में न्यूक्लियर फोर्स जो है आपका, ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है आपका, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इसकी भी स्टडी हम करेंगे 12th क्लास में। यानी कि 12th क्लास में जो आपका न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है, जो आपका न्यूक्लियर फिजिक्स का जो पोर्शन है उसमें अपन न्यूक्लियर फोर्स को डिटेल से पढ़ेंगे। यानी कि अगर मैं कहना चाहूँ, इसको आप 11th में पढ़ चुके हो, इसको आप 11th में पढ़ चुके हो, और अब 12th क्लास में आपको एक ये वाला पोर्शन पढ़ना है और एक आपको ये वाला पोर्शन पढ़ना है। यानी कि एक पोर्शन आपका ये रहेगा और एक पोर्शन आपका ये रहेगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं 12th क्लास। पहला लेक्चर है 12th क्लास का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं।
वीडियो को पॉज करके लिख लो इनको, ठीक है। नोट्स जो है बच्चों आपको देखो, नोट्स आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है ना। और बेस्ट रहेगा कि जो मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, आप उसको नोट करें। एक पेन ले लें, एक अच्छा रजिस्टर ले लें, ठीक है। पहले उसको अच्छी तरीके से आप समझें, उसके बाद में आपको जहाँ भी लगे आप वीडियो को पॉज करें, और वीडियो को पॉज करने के बाद में जो भी मैंने बोर्ड पर लिखा है, क्वेश्चन है, नोट है, उसको सब आप नोट डाउन करो। इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको डीपीपी मिलेगी, आपको पीडीएफ मिलेगा। लेकिन एक बात मैं बोल देता हूँ, आपके खुद के हैंड से लिखे हुए नोट्स इज बेस्ट नोट्स, सबसे बढ़िया नोट्स हैं वो आपके खुद के लिखे हुए नोट्स जो हैं। तो वीडियो को पॉज करें और पॉज करके इस सब को उतारें। उतार लिया बच्चों? ओके, ठीक बच्चों, मैं अब इसको रफ करने जा रहा हूँ। तो देखो, ये तो बच्चों अपने बात हो गई थी भाई, अपन फिजिक्स में 11th क्लास में आपने क्या पढ़ा है। अब जो 12th क्लास इसमें आ रही है आपके, 12th क्लास में आप क्या पढ़ोगे, ठीक है ना। और ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ कि जो 12th क्लास जो है आपका, जो बोर्ड लेवल का है, जो बोर्ड की आपका है, ठीक है, और नीट और IIT के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 12th क्लास का जो भी पोर्शन आप पढ़ोगे, ठीक है, अगर मैं NCERT की मैं बात करूँ, ठीक है, NCERT की 2 बुक होती है, NCERT फर्स्ट बुक, ठीक है। यानी कि NCERT की फर्स्ट बुक में जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या पढ़ना है अपन को? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। देखो, इसको अगर आप पढ़ोगे तो ये बनता है इलेक्ट्रॉन। ये जो वर्ड है इलेक्ट्रॉन से लिया गया है, और मैग्नेटिज्म वर्ड जो है वो कहां से लिया गया है? मैग्नेट से। इसको आगे चल के अपन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक आपका रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या रहेगा? एक आपका रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रहेगा। आपके NCERT का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या रहेगा? जो भी आपका चार्ज है, जो भी चार्ज आप ले रहे हो, वो चार्ज आपका कौन सी कंडीशन में रहेगा? रेस्ट कंडीशन में रहेगा। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको क्या करना है? आप चार्ज लो और उस चार्ज को आप रेस्ट कंडीशन में रखो। मान लो जैसे ये चार्ज है मेरे पास में, इस चार्ज को मैंने अपने हाथ पर रख दिया। अब ये चार्ज जो है मूव नहीं कर रहा है, ठीक है ना, एक जगह रखा हुआ है। अब मेरे को क्या करना है? इस चार्ज की स्टडी करनी है भाई। अगर ये चार्ज रेस्ट कंडीशन में है तो कौन सा फोर्स फील कर रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या उसमें चेंज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। यानी कि सब कुछ जो आपको स्टडी करनी है वो रेस्ट चार्ज की करनी है। चार्ज मूव नहीं करना चाहिए, ठीक है। और 12th क्लास में जो भी हम डिस्कस करेंगे, चार्ज के बारे में करेंगे बेटा, ठीक है ना। आप 11th क्लास में अगर आप देखो तो 11th क्लास में आपने जो भी डिस्कस करा था बच्चों, वो करा था फोर्स के बारे में। आपने फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा, आपने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पढ़ा, आपने टेंशन पढ़ा, आपने ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ा, आपने विस्कस फोर्स पढ़ा, आपने बायोन्सी फोर्स पढ़ा, बहुत सारे फोर्स पढ़े आपने। कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि सारी 11th की फिजिक्स जो घूम रही थी वो कहाँ पर घूम रही थी? फोर्स पर। अब 12th क्लास की जो फिजिक्स है, 12th क्लास की जो फिजिक्स घूमेगी, 50% 12th क्लास की फिजिक्स जो है वो इस वर्ड पर टिकी हुई है, चार्ज। कि चार्ज क्या होता है, ठीक है ना। अब
जो चार्ज अपन जो बेसिकली जो चार्ज लेंगे वो चार्ज लेंगे इलेक्ट्रॉन। अब भाई इलेक्ट्रॉन ही क्यों लेंगे, प्रोटॉन क्यों नहीं लेंगे, तो इसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो वर्ड है आपका, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये तो हो गया आपका क्या, चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, रेस्ट। यानी कि साइंस की वो ब्रांच, साइंस की वो ब्रांच जिसमें चार्ज रेस्ट में है उसको बोलेंगे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद में शुरू में अपन चार्ज को रेस्ट कंडीशन में रखा, अब इसकी स्टडी करा दी। अब अपन क्या करेंगे भाई, अब चार्ज को मूव कराएंगे। अब जब चार्ज मूव करेगा, जब आपका चार्ज मूव करेगा तो इसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रो डायनामिक्स। इलेक्ट्रो डायनामिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और डायनामिक का मतलब होता है मोशन। यानी कि इसमें आपका चार्ज जो है वो मोशन में रहेगा, चार्ज इन मोशन। अब अगर वो चार्ज मोशन में रहेगा, ठीक है बच्चों, अब अगर आपका चार्ज अगर मोशन में है तो हो सकता है आपका चार्ज मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी कि हो सकता है कि भाई आपका चार्ज मूव तो कर रहा है, लेकिन कैसे वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दूसरा आपका एक्सीलरेटिंग चार्ज, यानी कि चार्ज मूव तो कर रहा है लेकिन वो कैसे मूव कर रहा है, कभी स्लो कभी फास्ट, कभी स्लो कभी फास्ट। यानी कि चार्ज या तो कभी भाग रहा है या कभी स्लो हो गया। ठीक है, यानी कि आपकी जो वेलोसिटी है, चार्ज की जो वेलोसिटी है, वो चार्ज की कैसी वेलोसिटी है, वेरिएबल। वो चार्ज की कैसी वेलोसिटी रहेगी, वेरिएबल। कभी स्लो हुआ, कभी फास्ट हुआ, कभी स्लो हुआ, कभी फास्ट हुआ। क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, तो वो तो चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो है आपका, इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो है, इसमें आप कौन कौन से चैप्टर पढ़ोगे, यानी कि इलेक्ट्रो डायनामिक्स जो है जिसके अंदर ध्यान रखना आपका चार्ज मूव करेगा, इसमें आप कौन कौन से चैप्टर पढ़ोगे, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। एनसीईआरटी का आपका सेकंड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट चैप्टर आपका रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर भी इसी में आएगा। ये आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर रहेगा। आपके एनसीईआरटी फर्स्ट बुक का आपका सेकंड जो चैप्टर रहेगा वो कौन सा रहेगा, आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर चार्ज मूव करेगा आपका। उसके बाद में जो आपका रहेगा वो रहेगा मैग्नेटिक, EMI और आपका SC। मैग्नेटिक वाला जो पोर्शन है, EMI का मतलब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। दोबारा सुन लें, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, AC अल्टरनेटिंग करंट। चलो मैं लिख देता हूं, फुल फॉर्म लिख देता हूं उसका, अल्टरनेटिंग करंट। और ये हो गया आपका इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। तो बच्चों ये सारा मिला के आपका 50% सिलेबस हो गया एनसीईआरटी की आपकी फर्स्ट बुक। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है,
आपको ये वाला पोर्शन पढ़ना है, मैग्नेटिक, ईएमआई और एसी। ठीक है, चार्ज रेस्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। पहले चार्ज को आराम कराएंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। उसके बाद में चार्ज को भगाएंगे तो कांस्टेंट वेलोसिटी से भगाएंगे। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराएंगे, एक्सीलरेटेड कराएंगे। तो इसमें जो आपका चैप्टर आएगा वो आएगा करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और आपका थर्ड जो पोर्शन आएगा वो आएगा मैग्नेटिक, ईएमआई और एसी। ये आपका एनसीईआरटी का 50% सिलेबस हो गया। एनसीईआरटी फर्स्ट बुक, ये आपकी एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक हो गई बच्चों एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक। ठीक है, अब सेकंड बुक के बारे में बात करते हैं कि भाई सेकंड बुक में क्या क्या आएगा आपका। बाकी का जो 50% सिलेबस है एनसीईआरटी सेकंड बुक। तो देखो बच्चों, एनसीईआरटी सेकंड बुक में आपके 3 चैप्टर रहेंगे बच्चों। 3 चैप्टर आपके जो मेन जो 3 चैप्टर रहेंगे वो आपके रहेंगे, एक तो मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स। उसके बाद में आपका आएगा इसमें वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, उसके बाद में जो आपका चैप्टर आएगा रे ऑप्टिक्स। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ेंगे और रे ऑप्टिक्स भी पढ़ेंगे। एक एक कंसेप्ट से एक एक चीज क्लियर करेंगे, अपन। अब मॉडर्न फिजिक्स में आपका कौन कौन सा पोर्शन रहेगा? मॉडर्न फिजिक्स में आपका आएगा एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा। उसके बाद में आएगा इसके अंदर EMW, ध्यान रखना ये है EMI, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। ये आपका रहेगा EMW, यानी कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। उसके बाद में आपका इसमें रहेगा बच्चों एटम, और लास्ट में आपका रहेगा इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स प्लस रेडियो एक्टिविटी, यानी कि 50% सिलेबस आपका ये है और बाकी का 50% सिलेबस आपका ये है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा 12th क्लास का एनसीईआरटी फर्स्ट बुक में क्या है, एनसीईआरटी के सेकंड बुक में क्या है, और जो आरबीसी बोर्ड, जो राजस्थान बोर्ड के जो स्टूडेंट है उनके भी सिलेबस सेम है। ऐसा नहीं है कि उनका सिलेबस अलग से है। ठीक है, उनकी एनसीईआरटी बुक नहीं है तो क्या वह एनसीईआरटी की बुक आपको रेफर करनी पड़ेगी, गाइड भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो राजस्थान बोर्ड का जो बच्चा है उनकी एक किताब होती है, राजस्थान बोर्ड के जो बच्चे हैं उनकी एक बुक होती है। अब उनकी अगर एक बुक है तो उनके भी यही सिलेबस है, और जो एनसीईआरटी है सीबीएसई बोर्ड के जो हैं उनके फिजिक्स की 2 बुक आएगी 12th क्लास में, एनसीईआरटी फर्स्ट और एनसीईआरटी सेकंड बुक। तो 12th क्लास में यानी कि पूरे साल आपको इन चैप्टर के बारे में डिस्कशन करना है। ये सारा आपका 12th क्लास का पोर्शन है। पॉज करो वीडियो को और पॉज करा के लिख लो कि क्या क्या हमें पढ़ना रहेगा, क्या क्या है हमारे। तो ये आपका पूरा 12th क्लास का है। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नई जर्नी ऑनलाइन क्लास की।
ठीक है, ऑनलाइन वीडियो की, ठीक है, सब कुछ आपको मिलेगा कंसेप्ट के साथ, अच्छे क्वेश्चन, ठीक है, बेस्ट सॉल्यूशन और आपको शॉर्ट ट्रिक, ठीक है ना। जो भी शॉर्ट ट्रिक है, क्वेश्चन के आंसर कैसे आप 3 सेकेंड में निकालोगे, कैसे 5 सेकेंड में निकालोगे, आपको सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। एक एक कंसेप्ट के साथ अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो आप। लिख लिया बच्चों, रफ कर दो। देखो, इलेक्ट्रो स्टैटिक्स, मैं फिर बोलता हूँ, जितना हो सके नोट आप खुद बनाएं, बेस्ट नोट्स रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ में आपको नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन जितना हो सके नोट आप खुद बनाएं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो फर्स्ट जो टर्म हम लेते हैं, सबसे पहला जो आपका टर्म रहेगा वो रहेगा चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या होता है? लिखो, इसकी डेफिनेशन लिख लो पहले। चार्ज इज एन intrinsic property of matter due to a matter produced and experience an electric and magnetic field। तो ये बच्चों डेफिनेशन है कि भाई चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है? तो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर ड्यू टू ए मैटर प्रोड्यूस एक्सपीरियंस एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी कि अगर किसी बॉडी पर चार्ज है, भाई जैसे मान लो ये बॉडी है, अब इस बॉडी पर मान लो, जैसे मान लो ये, आप ये देख लो, चलो मान लो ये डस्टर है ये, अब मान लो कि भाई इस डस्टर पर कोई चार्ज आ गया, कोई चार्ज आ गया, तो अब अगर इस बॉडी पर चार्ज है तो या तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा या उसको क्या करेगा, फील करेगा। ठीक है, या फिर ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, या फिर उसको क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगर मान लो ये न्यूट्रल है, अगर इस पर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है ये, अगर ये न्यूट्रल है तो ध्यान में रखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ना तो प्रोड्यूस करेगा ना उसको कोई फील करेगा। कोई चार्ज पार्टिकल, कोई चार्ज बॉडी ही आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है और उसको वो फील करती है, उसको वो एक्सपीरियंस करती है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपके पास में टाइप ऑफ चार्ज। भाई चार्ज कितने तरह के होते हैं? दो टाइप के चार्ज आपके पास में रहेगा। एक पॉजिटिव चार्ज जिसको अपन ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। दूसरा आपके पास में क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज जिसको अपन कैसे दिखाएंगे, माइनस से दिखाएंगे।
या तो भाई किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर किसी बॉडी पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब कौन सी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और कौन सी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये भी देखेंगे अपन। जस्ट अभी देखेंगे कि भाई किस बॉडी पर पॉजिटिव आएगा, किस बॉडी पर नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि भाई पॉजिटिव और पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा। ठीक है, आर का मतलब क्या, आर बोले तो रिपल्सन, आर बोले तो रिपल्सन। नेगेटिव चार्ज में भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। यानी कि दो लाइक चार्ज है, पॉजिटिव है तो उसमें रिपल्सन होगा, नेगेटिव है तो उसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो उसमें क्या होगा बच्चों, अट्रैक्शन। ए फॉर क्या, एप्पल, ए फॉर अट्रैक्शन, ए फॉर अट्रैक्शन। ठीक है, लाइक चार्ज है, पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा, नेगेटिव है रिपल्सन होगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो बच्चों क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। साइड लेता हूं मैं, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके इसको नोट करो, पॉज करके नोट जरूर करना। 1 मिनट का टाइम आपके पास। लिख लिया, रफ कर दूं, रफ करते हैं बेटा इसको। देखो अभी मैंने आपको कहा, मान लो कोई लाइक चार्ज है। कैसा चार्ज है, लाइक का मतलब भाई एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा भी कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, या एक नेगेटिव है, दूसरा भी क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन होगा, नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्सन है। तो ये हो गया लाइक चार्ज। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा मान लो अनलाइक चार्ज है। कैसा चार्ज है, अनलाइक चार्ज है। अनलाइक का मतलब भाई एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, लिखो नोट डाल के, क्या पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन पॉसिबल है। अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई ये मान लो कोई बॉडी है, ए है, इस पर जो चार्ज है कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और मान लो ये कोई बॉडी है बी, तो क्या इन दोनों में अट्रैक्शन पॉसिबल है। ठीक है, ध्यान से देखना, कोई बॉडी ए पॉजिटिव चार्ज, कोई बॉडी बी पॉजिटिव चार्ज, तो बताओ मेरे को अगर दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या अट्रैक्शन पॉसिबल है क्या बच्चों। ऊपर मैंने लिखा है लाइक चार्ज, पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो मेरा आंसर जो आएगा, ध्यान से देखें, एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा पॉजिटिव चार्ज है तो क्या अट्रैक्शन पॉसिबल है, क्या अट्रैक्शन पॉसिबल है। तो आंसर क्या आएगा, यस है पॉसिबल। अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो उनमें अट्रैक्शन पॉसिबल है, लेकिन एक कंडीशन होगी, कंडीशन ये होगी कि एक चार्ज स्मॉल होना चाहिए और एक चार्ज क्या होना चाहिए, लार्ज। यानी कि एनी वन चार्ज इज स्मॉल एंड अदर large means there is
there is a big difference between two चार्ज। अगर आपके पास में दो चार्ज है भाई, एक स्मॉल चार्ज है ए, एक लार्ज चार्ज है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, अगर दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो अट्रैक्शन पॉसिबल है, पहला नोट। दूसरा नोट देखो, दूसरा नोट बच्चों यही लिखता हूं मैं। दूसरा नोट देखो, अगर मैं कहता हूं कि भाई मान लो कि ये ए है, ये कोई बॉडी है ए, चार्ज कौन सा? पॉजिटिव। और बच्चों ये कोई बी है, आपके पास में न्यूट्रल बॉडी है। ये कैसी बॉडी है? न्यूट्रल बोले तो चार्ज जीरो, न्यूट्रल बोले तो चार्ज जीरो है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है। तो क्या बताओ, अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी पॉसिबल? मेरे को ये बताओ अब इसमें बच्चों, क्या ए और क्या बी, क्या इन दोनों में अट्रैक्शन पॉसिबल है क्या? सोचो सोचो सोचो, देखो पॉसिबल है। कोई भी चार्ज पार्टिकल, ध्यान रखना, कोई भी चार्ज पार्टिकल न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले तो आंसर लिख लो उसका, यस इट पॉसिबल, यस इट पॉसिबल। एनी चार्ज बॉडी may be attract a neutral body। ध्यान में रखना, कोई भी चार्ज, एनी चार्ज बॉडी में बी अट्रैक्ट ए न्यूट्रल बॉडी। तो इसका मतलब तो बच्चों देखो ये हुआ कि भाई पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो भी अट्रैक्शन होगा। दो पॉजिटिव आ गए, दो पॉजिटिव आ गए, और मान लो कि उन दोनों में एक लार्ज डिफरेंस है, एक स्मॉल है दूसरा लार्ज है, तो भी अट्रैक्शन पॉसिबल है भाई। और अगर मान लो एक पॉजिटिव है और एक न्यूट्रल है, तो भी अट्रैक्शन पॉसिबल है। तो क्या किसी चार्ज के नेचर को, नेचर का मतलब भाई पॉजिटिव है कि वो नेगेटिव है, नेचर का मतलब कोई बॉडी है या तो वो पॉजिटिव होगी या फिर वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो क्या किसी चार्ज के नेचर को अट्रैक्शन से आप टेस्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी आप नोट डाल के लिख लो, रिपल्सन इज बेस्ट मेथड टू आइडेंटिफाई नेचर ऑफ चार्ज। यानी कि किसी बॉडी पर भाई पॉजिटिव चार्ज है, किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है, उसको आप सिर्फ और सिर्फ रिपल्सन से, ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ आप रिपल्सन से आइडेंटिफाई कर सकते हो, अट्रैक्शन से नहीं। यानी कि नेचर ऑफ चार्ज इज ओनली एंड ओनली आइडेंटिफाई बाय द रिपल्सन। वीडियो को पॉज करो, साइड्स में आता हूं मैं, वीडियो को पॉज करो, इसको छापो, लाइक चार्ज में क्या होगा, अनलाइक चार्ज में क्या होगा, और जो भी आपका ये नोट है, नोट फर्स्ट लिखो, ठीक है।
उसके बाद में ये आपका नॉट 2 लिखो, उसके बाद में ये बच्चों हो गया आपका नॉट 3, नॉट 1, नॉट 2, नॉट 3, सारे नॉट को हैंड राइटिंग से खुद लिखो। बेस्ट नोट्स आपके खुद के लिखे हुए होंगे। वीडियो को पॉज करो, छापो ये 1 मिनट में। लिख लिया? रफ कर दूं? चलो 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करते हैं 1-2। फिर 1-2 क्वेश्चन करते हैं इसमें। देखो ये एक पॉजिटिव चार्ज, ये एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नहीं, क्वेश्चन ये है, ये इधर मूव कर रहा है, यानी कि यहाँ पर मान लो मैं कहता हूँ यहाँ पर रिपल्सन है, ये बॉडी ए हो गई और ये बॉडी बेटा क्या हो गई बी। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ चार्ज ऑन बॉडी बी, चार्ज ऑन बॉडी बी, भाई कोई ए बॉडी है जिस पर चार्ज क्या है पॉजिटिव है, और भाई कोई बी बॉडी है उस पर चार्ज फाइंड करना है। इस पर आपको चार्ज क्या करना है फाइंड करना है। न्यूट्रल नहीं है, ध्यान रखना, बी न्यूट्रल नहीं है, बी पर आपको चार्ज फाइंड करना है, चार्ज ऑन बॉडी बी। लेकिन ये कंफर्म है कि ए और बी में क्या हो रहा है रिपल्सन हो रहा है। ये एरो बता रहा है कि भाई अब दूर दूर मूव कर रहे हैं, ध्यान रखना ये एरो क्या बता रहा है, एरो रिपल्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एरो का मतलब रिपल्सन, ठीक है ना। एक इधर मूव कर रहा है, एक इधर मूव कर रहा है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब रिपल्सन हो रहा है। तो देखो आंसर क्या होगा, मैंने आपको कहा था रिपल्सन जो होता है वो बेस्ट मेथड होता है चेक करने के लिए नेचर। तो भाई अगर इन दोनों में रिपल्सन हो रहा है, अगर ये पॉजिटिव है तो बेटा ये क्या होगा पॉजिटिव। मैंने कहा था एक पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, तो इनके बीच में क्या होगा रिपल्सन होगा, इनके बीच में क्या होगा रिपल्सन होगा। अगर मान लो इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे देता, ठीक है, कि ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इसका चार्ज आपको फाइंड करना है, बॉडी ए पर पॉजिटिव, ठीक है, बॉडी ए पर पॉजिटिव है और बी पर कोई चार्ज नहीं है, बी पर चार्ज फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है चार्ज ऑन बॉडी बी, चार्ज ऑन बॉडी बी। और मैं कहता हूं बच्चों यहाँ पे दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है अट्रैक्शन। कैसे मालूम चला, ठीक है, ये देखो बी और ए दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो दोनों में क्या हो रहा है अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन से क्या आप किसी बॉडी का चार्ज फाइंड कर सकते हो क्या? नहीं। देखो मेरा थर्ड नोट देखो, मैंने थर्ड नोट में लिखाया था आपको कि रिपल्सन इज बेस्ट मेथड टू आइडेंटिफाई नेचर ऑफ चार्ज। तो भाई इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या फर्क है कि भाई इसमें भी बॉडी ए है, बी है, उसमें भी ए और बी है, इसमें भी ए पर चार्ज है, उसमें भी ए पर चार्ज है, इसमें बी पर चार्ज फाइंड करना है और इसमें बी पर चार्ज फाइंड करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें रिपल्सन था और उसमें क्या था अट्रैक्शन। तो इसमें रिपल्सन था तो रिपल्सन इज बेस्ट मेथड, ठीक है। तो मैंने कहा भाई अगर ये पॉजिटिव है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि बी भी क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव लाइक चार्ज में हमेशा क्या होता है रिपल्सन, हमेशा होता है रिपल्सन लाइक चार्ज में, ठीक है। यानी कि रिपल्सन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन यहां पर आप चार्ज ऑन बी फाइंड कर सकते हो क्या? कैन नॉट फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते?
अट्रैक्शन से फाइंड करना मुसीबत है, ठीक है ना। अगर मैं कहता हूँ भाई अगर ये पॉजिटिव है और मैं कहता हूँ ये नेगेटिव है, पॉसिबिलिटी देखो क्या क्या बन रही है, पॉसिबिलिटी देखो। अगर मैं कहता हूँ भाई ए पॉजिटिव दिया है, बी को मैं नेगेटिव ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, ले सकता हूँ। तो बताओ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो एक आंसर ये हो गया कि बी क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अब ए आपका पॉजिटिव है और हो सकता है बी क्या हो, न्यूट्रल हो, बी क्या हो, न्यूट्रल हो, क्योंकि पॉजिटिव और न्यूट्रल में भी तो बेटा अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता है, अट्रैक्शन हो सकता है, तो वो न्यूट्रल भी हो सकता है। और अगर मान लो, और अगर ए और बी में पॉजिटिव में अगर लार्ज डिफरेंस हुआ, ठीक है ना, अगर ए और बी में लार्ज डिफरेंस है, ध्यान रखना, लार्ज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी चार्ज, यानी कि ए बॉडी पर जो चार्ज है, जो चार्ज बी बॉडी पर है, अगर इन दोनों में लार्ज डिफरेंस है, लार्ज का मतलब एक स्मॉल है, एक स्मॉल क्वांटिटी में एक लार्ज क्वांटिटी में, तो इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन पॉसिबल है कि नहीं है। तो अट्रैक्शन से एक बच्चे का आंसर आया नेगेटिव, वो भी सही है। एक बच्चे का आंसर आया बच्चों न्यूट्रल, वो भी सही है। एक बच्चे का आंसर आया पॉजिटिव, वो भी सही है, ठीक है ना। तीन तीन पॉसिबिलिटी बन रही है। इसीलिए अट्रैक्शन से ध्यान में रखना, अट्रैक्शन से आप कभी भी किसी बॉडी के नेचर ऑफ चार्ज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर आपको फाइंड ही करना है, आपको फाइंड करना है, ठीक है ना, नेचर ऑफ चार्ज, तो रिपल्सन आपके लिए क्या है, बेस्ट है। रिपल्सन आपके लिए कैसा है, बेस्ट। करो करो वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और छापो उसको, 1 मिनट में छाप लें, रफ कर दो, मिटा दो। तो ये तो हुआ रिपल्सन और ये तो कहानी हो गई अपने किसके, अट्रैक्शन और रिपल्सन की। अब बात करते हैं यूनिट क्या होती है भाई चार्ज की। नेक्स्ट लिखो यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। भाई चार्ज है, फिजिकल क्वांटिटी है, तो यूनिट तो होगी होगी, और यूनिट होगी तो एक होगी इसकी एसआई यूनिट, एसआई बोले तो एमकेएस बोल दो। एसआई यूनिट जो होती है वो उसकी होती है साहब कौन सी, कूलाम। कौन सी होती है, कूलाम होती है। सीजीएस, सीजीएस फैमिलियर हो यार, 11th क्लास में पढ़ी हुई है। एसआई यूनिट 7 टाइप की, सीजीएस, ठीक है, एसआई से छोटी सीजीएस। सीजीएस में पहली होती है इसकी ईएसयू यूनिट। अब ईएसयू क्या होती है, ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये होती है इसकी स्टेट कूलाम। क्या होती है ये इसकी स्टेट कूलाम होती है। और इसी सीजीएस में एक तो हो गया ईएसयू, और बच्चों ये क्या हो गया ईएमयू, ईएमयू यूनिट, ईएमयू यूनिट। ईएमयू बोले तो क्या, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये क्या होती है, ये होती है आपके पास में एब्सोल्यूट कूलाम। क्या होती है, एब्सोल्यूट कूलाम, ठीक है। बॉक्स में बंद करके लिख लें ये कि भाई एक स्टेट कूलाम, एक स्टेट कूलाम, ठीक है। इसको पूरा लिख दो स्टेट, या एस
टी करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 स्टेट कूलाम इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10 की पावर 9 कूलाम। ठीक है बच्चों। दूसरा एब्सोल्यूट कूलाम, 1 एब्सोल्यूट कूलाम इज इक्वल टू 1 एब्सोल्यूट कूलाम इज इक्वल टू 10 कूलाम। ठीक है, 1 एब्सोल्यूट कूलाम इज इक्वल टू 10 कूलाम। इसको भी नोट कर लें, न्यूमेरिकल में नोट कर लें, इसको न्यूमेरिकल में काम आएगा ये। ठीक है, ये यूनिट आपके काम आएगी। आप एसआई यूनिट क्या होती है, सीजीएस की यूनिट क्या होती है। ठीक है, इसको नोट डाउन करें, पूरा वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें। कर लिया? तो ये बात होगी हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर ली कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ ए रेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसकी स्टडी करेंगे, रेस्ट चार्ज की। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया कि भाई चार्ज क्या होता है। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब उसके बाद में चार्ज के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर मैं चार्ज के बारे में देखो मैं बात करूँ तो मैंने कहा था चार्ज भाई कितने टाइप के होते हैं बच्चों, 2 टाइप के। ठीक है, देखो फंडामेंटल पार्टिकल की अगर मैं बात करूँ ना, एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। एक होता है आपका प्रोटॉन। और एक आपका क्या होता है, न्यूट्रॉन। ठीक है, अगर मैं चार्ज की बात करूं तो भाई इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। और बेचारा ये कैसा होता है बेटा, नाम ही न्यूट्रॉन है, Al जोड़ दो, न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है, ये कैसा होता है, न्यूट्रल। कोई चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है आपने। अब बात आती है कि यार इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है। तो देखो इसका कोई रीजन नहीं होता है कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, जब रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को डिस्कवर करा था, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, तो दोनों की प्रॉपर्टी, इन दोनों की प्रॉपर्टी एक दूसरे से क्या थी, डिफरेंट। दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट थी। तो उस टाइम में, ठीक है, साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन को क्या माना, नेगेटिव। तो प्रोटॉन फिर क्या हो गया, पॉजिटिव। और अगर उस टाइम में अगर इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव मानते, उस टाइम में अगर इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव मानते तो बेटा प्रोटॉन फिर क्या होता, नेगेटिव होता। तो ये कोई रीजन नहीं है कि भाई इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है। इसका एक ही आंसर है कि इन दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट थी। तो किसी एक को नेगेटिव माना तो दूसरा क्या हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर कौन सा चार्ज होता है, आपका पॉजिटिव होता है। चार्ज की अगर मैं बात करूं तो इस पर देखो चार्ज कितना होता है आपका, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। इस पर चार्ज कितना होता है, प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। इस पर चार्ज कितना होता है, न्यूट्रल है भाई, कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, चार्ज ध्यान में रखें। मास भी मान लो न्यूमेरिकल में काम आ सकता है, तो मास का भी थोड़ा बहुत ध्यान में रख लें। इसका मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। कितना मास, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। इस पर मास होता है 1.627 अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, माइनस का 27 kg। और इस पर भी चार्ज होता है 1.628 10 की पावर -27 kg। न्यूट्रॉन ध्यान रखना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से हल्का सा हैवी होता है, थोड़ा सा भारी होता है। न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है।
ठीक है। तो 1.27 लिया मैंने, अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं अपन, ये भी कितना हो जाएगा 1.628 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg हो जाएगा। तो भाई इसको भी नोट डाउन कर लें, ये भी न्यूमेरिकल में काम आएगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, हालांकि केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, लेकिन नोट डाउन कर ले, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप, ठीक है। पढ़ चुके हो केमिस्ट्री बचपन, ठीक है। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो उसको, जल्दी कर लिया। अब बात करते हैं अपन, अब बात करते हैं कि भाई किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज होता है और किसी बॉडी पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज किस पर क्यों होता है, नेगेटिव क्यों होता है? तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चार्ज बॉडी, उस पर चार्ज तभी आएगा जब वो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करेगा, ठीक है। नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के लिख लो। चौथा नोट आपका कौन सा नोट, फोर्थ नोट हो गया आज के क्लास का। पहले आ गए 3 नोट। नोट नंबर 4, एनी बॉडी चार्ज if it transfer electron, any body charge if it transfer electron, ठीक है। इसमें लिख लो if body gain electron, तो वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज। इफ बॉडी डोनेट इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है तो भाई वो कैसे चार्ज हो जाएगी, वो पॉजिटिव चार्ज। कैसे हो जाएगी, वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लो, मान लो भाई ये कोई बॉडी है आपके पास में, ये कोई बॉडी है आपके पास में ए है, ठीक है। और ये मान लो कोई बॉडी है आपके पास में, ठीक है। ये बॉडी कैसी है, बी है। मान लो ए ने बी को इलेक्ट्रॉन क्या करा, ट्रांसफ़र करा। ए ने बी को इलेक्ट्रॉन को क्या करा, ट्रांसफ़र करा। एक इलेक्ट्रॉन ए से निकला और किसके पास में गया, वो बी के पास में गया। तो बी के पास में गया, तो अब इसको मैं कैसे लिखूंगा भाई, ए ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और बी ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। इस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा। सिंपल है भाई, ए ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, पॉजिटिव आ गया। बी ने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन को क्या करा, गेन कर लिया, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। इस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। दूसरी बात और, अगर मान लो, दूसरी बात इसी में देख लो, ठीक है ना। इफ बॉडी गेन इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो कोई बॉडी जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, इलेक्ट्रॉन को मान लो वो एक्सेप्ट करती है, तो उसके मास में, उसका मास जो है वो स्लाइडली क्या होगा, इंक्रीज होगा। भाई इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो इसके मास में, इसका जो मास है, इसका मास में क्या हो गया, इंक्रीमेंट। कितने का इंक्रीमेंट हुआ, जितना एक इसने देखो, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। प्लस का मतलब इसका मास इतना इंक्रीमेंट हो गया। अब भाई इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया है, तो एक इलेक्ट्रॉन गया है, तो जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा वो अपना मास लेके जाएगा। तो इसके मास में, ठीक है ना, इसका जो मास है, ए का जो मास है, ए के मास में क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। कितने का हुआ, माइनस 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। सिंपल सी बात है यार। अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन गए, अब मैं मान लो अगर कहता हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए, तो इसके मास में कितने का इंक्रीमेंट होगा, 2 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। और मान लो इसमें इंक्रीमेंट हो गया, तो जितना इंक्रीमेंट होगा उतना
इसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कॉमन सी बात है। इफ ए बॉडी गेन यानी कि एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन तो उसका मास हल्का सा, ध्यान रखना हल्का सा, इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर हल्का सा मास इंक्रीमेंट होगा। और इफ बॉडी डोनेट इलेक्ट्रॉन तो इसके मास में क्या होगी, डिक्रीमेंट होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा उसका मास डाउन जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसका मास क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नेगेटिव चार्ज आएगा और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये खास करके दिमाग में डाटा सेट कर लेना कि किसी बॉडी पर ठीक है ना, जो चार्ज आता है वो किसकी वजह से आता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक क्वेश्चन मेरा बढ़िया क्वेश्चन है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या प्रोटॉन को ट्रांसफर करने से किसी बॉडी पर चार्ज आता है, यानी कोई बॉडी क्या प्रोटॉन से चार्ज हो सकती है। लिखो, पहले साइड में आता हूं, ठीक है, पोज करो, छापो, उसको छाप लो, ठीक है, नोट डाल के लिखो, सब न्यूमेरिकल में, सब काम में लूंगा मैं न्यूमेरिकल में आगे जाके, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज कैसे आया, पॉजिटिव कैसे आया, लिखो उसको जल्दी से। लिख लिया, रब कर रहा हूं बच्चों। ये भी कोई नोट नहीं है। क्वेश्चन मेरा ये है बच्चों, कैन ए बॉडी चार्ज बाय ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। ध्यान रखना क्वेश्चन क्या है मेरा, कैन ए बॉडी चार्ज बाय ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। आंसर बेटा क्या होगा बताओ, क्या बॉडी प्रोटॉन को ट्रांसफर कर सकती है क्या? एक बॉडी ये तो मालूम है इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये मान लो ये कोई बॉडी ए है, ठीक है, ये यूं मान लो मैं कहता हूं ये बॉडी ए, ये बॉडी बी। अगर इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, इलेक्ट्रॉन दिया तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ले सकते हैं, क्या ये बॉडी प्रोटॉन डोनेट कर सकती है क्या? नहीं कर सकती बेटा, प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकती। क्यों? देखो क्यों नहीं कर सकती। तो इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा, नो, ठीक है। क्यों? बिकॉज protons are present, because proton are present in न्यूक्लियस। किस में होते हैं साहब? प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं। और न्यूक्लियस क्या होता है? मोर स्टेबल। न्यूक्लियस जो होता है बेटा कैसा होता है? मोर स्टेबल होता है। एटम के बारे में आपको पता है, ये होता है न्यूक्लियस, ठीक है। और ये क्या होता है आपके पास में यहाँ? इलेक्ट्रॉन। भाई एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया।